नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीक पॉइंट पर। पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन का हमारा सीरीज चल रहा है। उसमें जो आज का टॉपिक है वह है अरस्तु राजनीतिक विज्ञान का जनक क्यों। यह बहुत ही अहम प्रश्न है कि प्लेटो को नहीं बल्कि अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान का जनक क्यों माना जाता है, जबकि वह अरस्तु का गुरु था। तो इस टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ेंगे। इससे पहले यदि आप पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से रिलेशन रखते हैं, यदि आपका विषय है पॉलिटिकल साइंस, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। अरस्तु राजनीतिक विज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है। अरस्तु प्लेटो का शिष्य था, फिर भी प्लेटो को नहीं बल्कि अरस्तु को ही राजनीतिक विज्ञान का जनक माना जाता है। दोस्तों, ऐसा इसलिए है कि दोनों की पद्धतियों में काफी अंतर है। अरस्तु ने अपने प्रारंभिक विचार तो प्लेटो से ही ग्रहण किया था और वह अरस्तु के विचारों की भांति नैतिक जीवन में आस्था भी रखता था। न्याय, विवेक, शिक्षा, मानवता, इन सभी में दोनों के विचार मेल खाते हैं। फिर भी अरस्तु को ही राजनीतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है, प्लेटो को नहीं। तो दोनों में अंतर क्या था? दोनों में अंतर साध्य का नहीं बल्कि साधनों का है, तरीकों का है, उद्देश्य का नहीं पद्धति का है। प्लेटो की शैली काव्यात्मक थी, कल्पनात्मक थी और कलात्मक थी, लेकिन अरस्तु की शैली गद्यात्मक है, वैज्ञानिक है और विश्लेषणात्मक है। यह तर्क पर आधारित है, जबकि प्लेटो की जो शैली है वह कल्पना लोक में विचरण करती है। उसका धरातल पर कहीं साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। तो हम इस टॉपिक को पॉइंट वाइज पढ़ेंगे कि किन कारणों के चलते प्लेटो को नहीं बल्कि अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान का जनक माना जाता है। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वह है प्लेटो की पद्धति का स्वरूप दर्शन है, परंतु अरस्तु का स्वरूप पदार्थ का है। प्लेटो का विचार पद्धति सार्वभौमिक स्वरूप का दर्शन है, लेकिन अरस्तु की पद्धति व्यक्तिगत पदार्थ का दर्शन है। प्लेटो की मान्यता है कि शिव का स्वरूप और विचार सत्य और वास्तविक है। संसार की और सभी वस्तुएं नश्वर और क्षणभंगुर हैं। संसार में केवल सत्य ही विद्यमान है, बाकी जितनी भी वस्तुएं संसार की हैं वो सारी नश्वर और क्षणभंगुर है, ऐसा प्लेटो ने कहा है। परंतु अरस्तु कहता है प्रत्येक भौतिक पदार्थ में वास्तविकता होती है। वह भौतिक पदार्थों को ही वास्तविक मानता है और इस वास्तविकता की खोज हम पर्यवेक्षण, विश्लेषण और तुलना के द्वारा कर निष्कर्ष निकाल सकते हैं और हम उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। और प्लेटो ने इसके ठीक विपरीत कहा है, केवल सत्य ही वास्तविक है और संसार की जो भी वस्तुएं हैं वह सब नश्वर और क्षणभंगुर हैं। दूसरा पॉइंट है प्लेटो कल्पनावादी है जबकि अरस्तु यथार्थवादी। प्लेटो को वास्तविक तथ्यों से कोई मतलब नहीं था। वह न तो अपने तथ्यों का निरीक्षण करता था और न परीक्षण। वह दृश्य जगत को ही मिथ्या मानता था और अवास्तविक मानता था और विचारों और स्वरूपों के काल्पनिक जगत को वास्तविक मानता था। उसने जो कल्पना किया उसी को वह सत्य मानता था। इसके विपरीत अरस्तु वैज्ञानिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए दृश्य जगत और भौतिक पदार्थों को वास्तविक मानता था और उस पर अपना अन्वेषण भी करता था। तीसरा पॉइंट है प्लेटो की पद्धति निगमनात्मक है जबकि अरस्तु की आगमनात्मक। निगमनात्मक पद्धति का अर्थ है सामान्य से विशेष की ओर और आगमनात्मक पद्धति का अर्थ है विशेष से सामान्य की ओर। प्लेटो सामान्य सिद्धांतों के आधार पर किसी विशेष वस्तु की जांच करता है, परंतु अरस्तु दृश्य जगत के वास्तविक पदार्थों को आधार बनाते हुए स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ता है। उसने पहले 158 शासन विधानों का अध्ययन किया और तब अपने राजनीतिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। इस प्रकार जहां प्लेटो के विचार निगमनात्मक तर्क पर होने के कारण बिल्कुल ही अस्पष्ट, अनिश्चित और अव्यवहारिक थे, वहीं अरस्तु के विचार आगमनात्मक तर्क पर आधारित होने के कारण सुस्पष्ट, सुनिश्चित और व्यवहारिक हैं। इसलिए अरस्तु के तर्क को अधिक मान्यता प्राप्त हुई है। चौथा पॉइंट है
प्लेटो की शैली काव्यात्मक है और अरस्तू की गद्यात्मक। प्लेटो ने अपनी पुस्तक लिखने में बहुत ही काव्यात्मक और कलात्मक शैली प्रस्तुत की है, परंतु अरस्तू की शैली तथ्यों पर आधारित होने के कारण गद्यात्मक और विश्लेषणात्मक है। फिर भी अरस्तू वैज्ञानिक प्रवृत्ति का चिंतक है। वह निश्चित और स्पष्ट ज्ञान पर जोर देता है। उसके ज्ञान में मतभेद नहीं है। उसने जो भी लिखा है वह बिल्कुल ही स्पष्ट और प्रमाण के साथ तर्क प्रस्तुत किए हैं। उसकी धारणाएं स्पष्ट हैं और उसने बहुत सारे नए शब्दों की भी खोज की है, जैसे फैकल्टी, मीन, एनर्जी, मोटिव, कैटेगरी। इस प्रकार की अनेक शब्दों का खोज करने वाला और कोई नहीं, अरस्तू था। 5वां पॉइंट है, प्लेटो का दर्शन चाहिए पर आधारित है, जबकि अरस्तू का है पर। प्लेटो ने अपने जो भी दर्शन लिखे हैं वो यह सोचकर लिखा है ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। प्लेटो क्या होना चाहिए के आधार पर अपने दर्शन की रचना करता है और अरस्तू क्या है के आधार पर। इस प्रकार राजनीतिक दर्शन के इतिहास में अरस्तू ऐसा प्रथम यथार्थवादी, अनुभववादी और प्रयोगवादी चिंतक है। 6वां पॉइंट है, राजनीति शास्त्र को एक अलग और स्वतंत्र स्थान प्रदान करने वाला भी अरस्तू था। प्लेटो ने राजनीति शास्त्र को तो नीति शास्त्र से मिला दिया था। इसके विपरीत अरस्तू ने क्या किया, उसने राजनीति विज्ञान को एक स्वतंत्र और पृथक अस्तित्व दिया। उसके अनुसार नीति शास्त्र का संबंध उद्देश्यों से है, जबकि राजनीति शास्त्र का संबंध उन साधनों से है जिनके द्वारा उद्देश्य की प्राप्ति की जा सकती है। अतः उसने राजनीति शास्त्र को एक उच्च कोटि का शास्त्र माना है और उसे एक अलग और स्वतंत्र स्थान प्रदान किया है। यही कारण है कि अरस्तू को हम राजनीति विज्ञान का जनक मानते हैं। प्लेटो क्रमबद्ध नहीं है और अरस्तू का सिद्धांत क्रमबद्ध है। यह 7वां पॉइंट है। जहां प्लेटो के सिद्धांत में क्रमबद्धता का बहुत ही अभाव है, वहीं अरस्तू ऐसा पहला चिंतक था जिसने क्रमबद्ध रूप से अपने राजनीतिक सिद्धांत का वर्णन किया है। उसने राज्य की समस्त पहलुओं पर प्रकाश डाला है, जैसे राज्य के जन्म, राज्य का विकास, राज्य का स्वरूप, राज्य के उद्देश्य, संविधान का वर्गीकरण, नागरिकता की व्याख्या, कानून की सर्वोच्चता और कानून जैसे विषयों का विस्तृत वर्णन अरस्तू ने किया है। इस संबंध में अरस्तू कहता है कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है और उसने अपने सभी विचारों को बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया है। 8वां पॉइंट है, अरस्तू संविधानवाद का जनक था। जहां प्लेटो ने अपनी रिपब्लिक में दार्शनिक राजा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और अपने दार्शनिक राजा के सिद्धांत में उसने कानून का पूर्ण रूप से उपेक्षा किया है, वहीं राजनीति विचारधारा में अरस्तू की का सर्वाधिक महान देन संविधानवाद है। उसने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में कानून की सर्वोच्चता और कानून के शासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, जो आधुनिक उदारवाद राज्य का मूल मंत्र है। तो संविधानवाद अरस्तू की सबसे प्रमुख देन है। नागरिकता की व्याख्या, अरस्तू ने नागरिकता को परिभाषित करने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। इससे पहले किसी भी विचारक ने नागरिकता की व्याख्या नहीं की थी और उसके इस योगदान के लिए राजनीति शास्त्र अरस्तू का सदा ही ऋणी रहेगा। सरकार के अंगों का निर्धारण, प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में सरकार के विभिन्न स्वरूपों का तो उल्लेख किया था, परंतु सरकार के अंगों के बारे में उसने कुछ भी नहीं कहा। अरस्तू ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में सरकार के तीनों अंग, विधायिकी, प्रशासकीय और न्यायिक, का निरूपण किया था और यह तीनों अंग वर्तमान समय में भी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के समान ही हैं। तो इस प्रकार इन बिंदुओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि अरस्तू के विचार वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किए गए थे और इसलिए अरस्तू को ही राजनीतिक विज्ञान का जनक माना जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि अरस्तू पहला चिंतक है जिसने राजनीति विज्ञान को एक स्वतंत्र
और अलग शास्त्र मानकर उसे स्वतंत्र रूप दिया। वह पहला चिंतक है जिसने निरीक्षण, वर्गीकरण, तुलना और विश्लेषण की पद्धति के आधार पर राजनीति शास्त्र को विज्ञान का रूप दिया, इसलिए उसे ही राजनीतिक विज्ञान का जनक माना जाता है। तो इस प्रकार ये टॉपिक कंप्लीट हुआ दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।